कपालभाति क्या है? हठयोग के अनुसार षटकर्म की तीसरी क्रिया है कपालभाति, योग की तीसरी क्रिया है कपालभाति और दैनिक दिनचर्या की तीसरी क्रिया है कपालभाति। कपालभाति षटकर्म की तीसरी क्रिया है। पहली क्रिया है नेति, दूसरी क्रिया है धोती, तीसरी क्रिया है कपालभाति, जो कि पहली दो क्रियाओं को करने के बाद ही की जाती है। लेकिन कुछ लोग कपालभाति को कपालभाति प्राणायाम या प्राणायाम कपालभाति बोलते हैं और बिल्कुल त्रुटिपूर्ण तरीके से करके दिखाते हैं। आओ मैं आज आपको विस्तार से कपालभाति करने का तरीका और इसके पूरे लाभ दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह का खास प्रोग्राम। हम आए हुए हैं आचार्य योगी तिलक राज जी के साथ, जो कि योग करो निरोगी काया चैनल के माध्यम से समाज में, देश में एक जागृति पैदा करते हैं कि योग कैसे करें, योग के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, और वो षटकर्म की सभी क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे हमें। हमारे साथ योगी तिलक राज जी और माता जी हैं सुनीता धीमान जी, उनसे जानेंगे अभी योग करो निरोगी काया के बारे में। तो सबसे पहले आचार्य जी बताएंगे हमें योग की षटकर्म की जो कपालभाति क्रिया है उसके बारे में बताएंगे, और योग की जो 6 क्रियाएं हैं ये हठ योग के बारे में वो थोड़ी सी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद सब करता हूं। पहले मीडिया नई सुबह ये एडिटर खड़े हैं मेरे साथ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज यहाँ अपना कीमती समय निकालकर हमें आप तक ये योग की क्रियाओं को पहुंचाने का समय निकाला। तो जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे योग की तीसरी क्रिया है, षटकर्म की तीसरी क्रिया कपालभाति के बारे में। जी। तो कपालभाति क्या है? कपालभाति है कपालभाति ये सिर को शोधन करना, कपालभाति कपाल का शोधन करना है, कपालभाति है। तो कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो पूरे शरीर की अंदर की हर रोग का नाश होता है कपालभाति से। लेकिन ये लाभ तो तभी होगा जब हम इस कपालभाति को सही ढंग से करेंगे तब। कपालभाति षटकर्म की तीसरी क्रिया है, योग की तीसरी क्रिया है। जब हम इनको स्टेप बाय स्टेप, पहले पहली क्रिया, फिर दूसरी क्रिया, फिर तीसरी क्रिया कपालभाति करेंगे तब इसका फायदा मिलेगा। जब सीधा दो क्रियाओं को करने के पहले सीधा कपालभाति करेंगे तो इसका फायदा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सालों में मिलेगा। तो कपालभाति से क्या लाभ है? पहले तो कपालभाति के ये गले से ऊपर कपाल की पूरी अंदर की शुद्धि होती है, शोधन होता है। मस्तिष्क के, दिमाग के, कानों के इसके हिस्से के सारे रोगों का नाश होता है कपालभाति से। लेकिन उसको ठीक ढंग से सही तरीके से किया जाएगा तब पहली क्रिया से दूसरी क्रिया से तीसरी क्रिया तक करेंगे, उसका विशेष लाभ मिलता है। तो विस्तार से देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, बने रहें अंत तक। जी आचार्य जी, हमें बताइए और किस तरीके से ये कपालभाति करनी चाहिए और क्या क्या फायदे हैं। ठीक। तो कपालभाति करने का मैं अभी सही ढंग से बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से कपालभाति के बारे में। तो इसके लिए क्या है कि कपालभाति का विशेष लाभ ये तो मैं बता दिया गले से ऊपर के रोगों के लिए। अभी गले से नीचे के रोग शुरू करते हैं। गले से कपालभाति से गले में किसी किस्म की भी, जैसे सिंगर लोग हैं गाते बजाते उनका गला बैठ जाता है, वो भी कपालभाति से उसी टाइम ठीक होता है, उसी टाइम। लेकिन उसको कपालभाति सही तरीके से करेंगे तब गला बैठ गया, उसी टाइम ठीक होता है। रेशा बलगम उसी टाइम बाहर निकलता है। छाती में जमा हुआ बलगम साफ होता है। और उसके बाद दमा के मरीज भी ठीक होते हैं कपालभाति से। टीबी जैसी बीमारी, कैंसर, गले का कैंसर, टीबी क्या है? टीबी है खांसी, पुरानी खांसी हो गई और उसका उपचार नहीं हो पाया, होते होते वो टीबी का रूप धारण करती है खांसी से ही, बलगम। तो जब हम इन पहली क्रिया को, योग की पहली क्रिया को, दूसरी क्रिया को करने के बाद तीसरी क्रिया कपालभाति करेंगे तो छाती में इतने हिस्सा कोई भी रोग होगा नहीं। और तो मैं स्तन का कैंसर होता है वो भी नहीं होगा। उसके बाद आते हैं नीचे लीवर के लिए। लीवर के सारे रोग, फैटी लीवर और क्या क्या रोग है मेरे को याद भी नहीं है। लीवर के रोग, गैस का बनना, कब्ज का होना,
तेजाब का बनना, ये तो कभी बनेगा नहीं। ये तभी होगा जब हम कपालभाति को ठीक ढंग से करेंगे तब। उसके बाद नीचे चलते हैं किडनी के रोग। किडनी में पथरी जैसी बीमारी होगी नहीं सिर्फ कपालभाति को करने से, और षटकर्म की दोनों क्रियाओं को करने के बाद कपालभाति करेंगे तो इतने हिस्सा का कोई रोग होगा नहीं। उसके बाद औरतों के अंदरूनी बीमारियां जैसे कि बच्चेदानी में सोजिश हो गई, और कई बार रसोली भी होती है अंदर, वो सब इन तीनों क्रियाओं से, पहली क्रिया करने के बाद, दूसरी क्रिया करने के बाद कपालभाति करेंगे तो इतने हिस्से के सब रोगों का नाश होता है। और पुरुषों के लिए, पुरुषों के अंदरूनी रोग, कमजोरियां सब ठीक होती है इसी क्रिया से। इतने हिस्से में कोई बीमारी रहेगी नहीं। अब बात यह है कपालभाति को करना कैसे है, कैसे करना है कपालभाति को, वो तो एक बड़ी एक समस्या है। लोग क्या करते हैं आजकल, सुबह उठ के किसी से पूछें, किसी योगी से पूछें, सब मैं यूट्यूब पे सबके प्रोग्राम देखे हैं, कपालभाति करने के लिए बोलते हैं, बढ़िया सा मैट लेते हैं, नीचे योगा मैट बिछाते हैं और बैठ जाते हैं कपालभाति करने के लिए। तो उसका कोई फायदा नहीं। कपालभाति करने के लिए पहले तो षटकर्म की पहली क्रिया करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी क्रिया है कपालभाति, उसको करेंगे तब उसका फायदा मिलता है। ऐसे बैठ के अपने शोभा देने के लिए बढ़िया सा मैट बिछा लिया, कीमती मैट बिछा के, तो उसकी कपालभाति करने का कोई फायदा नहीं। फिर बोलते हैं कि हम योगी, ये नहीं, वो योगी नहीं। योग क्या है, योग विस्तार से बताऊंगा अभी। योग क्या है, कपालभाति क्या है, उसके लिए क्या करना है। पहले षटकर्म की शुरू करना है। योग के मैं हठ योग के अनुसार बताऊंगा कपालभाति करने का तरीका कैसे करना। हठ योग में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक बताऊंगा। हठ योग में लिखा है, हठ योग के अनुसार योग के 7 अंग हैं: षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। ये है 7 अंग योग के। तो पहला अंग है षटकर्म। षटकर्म की 6 क्रियाएं हैं। 6 क्रियाएं षटकर्म की है: नेति, धोती, कपालभाति, बस्ती, नौली और तराटक। ये है 6 क्रियाएं। तो 6 क्रियाओं को पहले बारी बारी करेंगे तो इसका पूरा योग का लाभ मिलता है। पूरी योग की क्रिया को उसके बाद किया जाता है। कोई भी क्रिया है योग की, आसन है, प्राणायाम है, तो कोई भी कुछ भी है, वो तभी होगा जब पहले हम षटकर्म की पहली क्रिया नेति, दूसरी क्रिया धोती और तीसरी क्रिया कपालभाति, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी क्रियाओं को किया जाता है। तो हम अभी आपको बताएंगे षटकर्म की पहली क्रिया जल नेति से शुरू करना है कपालभाति तक। इतना प्रोग्राम आज बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो में अंत तक बने रहें। बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाऊंगा। साथ में मेरी धर्मपत्नी सुलोचना धीमान है जो सारी क्रियाओं को बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाती है षटकर्म की। तो अभी पहली क्रिया षटकर्म की करेंगे हम